छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को साधने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में आयोजित आदिवासी कांग्रेस की 2 अहम बैठकों के जरिए पार्टी आदिवासियों के मुद्दों को उठाकर वस्त्र से लेकर सरगुजा तक अपनी खोई हुई राजनीति जमीन वापस पाने की कवायद में जुटी हुई है। लेकिन कांग्रेस की इन बैठकों के सामने आते ही सत्ता पक्ष ने तीखा हमला बोल दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि देश और प्रदेश के आदिवासियों ने कांग्रेस का 50 सालों का कार्यकाल देखा है। कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझा, जबकि भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय से लेकर पीएम मोदी के कार्यकाल तक जनजातीय समाज के मान सम्मान और विकास के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला को बैठाना और पीएम जनमन जैसी योजनाओं से कमजोर जनजातीय समूह का विकास करना भाजपा की प्रतिबद्धता है। इसीलिए आदिवासी अब कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाले। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। एक तो जनजातीय समाज का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है। आज देश की जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, उसमें आज जनजातीय समाज की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो विराजमान है। ये हमारे जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है और सरकार की सारी योजनाओं का लाभ जनजातीय समाज को मिल रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आपका जनधन खाता हो। तो कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले, अच्छी तरह से जनजातीय समाज उनको पहचान चुकी है, इसलिए उनके मुगालते में अब जनजातीय समाज नहीं आने वाला। मुख्यमंत्री के इस करारे हमले के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैश्य ने मोर्चा संभालते हुए बीजेपी पर सीधा वार किया। दीपक वैश्य ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेता आदिवासियों की बात न ही करें तो बेहतर है। आरोप उन्होंने लगाया कि बीजेपी की नीयत हमेशा से आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने और जल जंगल जमीन समेत खनिज संसाधनों को लूटने की है। वैश्य ने कहा कि जो लोग आदिवासियों को आदिवासी न मानकर वनवासी कहते हैं और जो विश्व आदिवासी दिवस पर बधाई तक देना मुनासिब नहीं समझते, वे जनजातीय समाज का दुख दर्द कभी नहीं समझ सकते। कांग्रेस का दावा है कि आदिवासियों के हक और उनकी सुरक्षा की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस ही लड़ सकती है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आदिवासियों के जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को छीनने वाले, आदिवासियों को उनके जमीन से बेदखल करने वाले, आदिवासियों के विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक बधाई तक नहीं देने वाले और अपने आप को आदिवासी नहीं वनवासी कहने वाले, ये आदिवासी की बात कर रहे हैं। आदिवासी की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है। आदिवासी को दुख दर्द तकलीफ को नहीं समझ सकती है। आदिवासियों की जल जंगल खनिज संसाधन को लूटना इनका काम है। आदिवासियों का असली तकलीफ और दर्द को समझना ये कांग्रेस का काम। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का सच्चा हितैषी बनने की सियासी होड़ में बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने है। एक तरफ बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, आदिवासी समाज को मिले राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का हवाला देकर कांग्रेस के लंबे शासनकाल पर सवाल उठा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जल जंगल और जमीन के अधिकार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में जुटी हुई है। बहरहाल बैठकों, दावों और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आदिवासी हितों को लेकर दावे दोनों तरफ से हैं। अब फैसला इस बात पर होगा कि इन दावों में आदिवासी समाज को अपना भरोसा नजर आता है या नहीं, क्योंकि सियासत की इस लड़ाई में आखिरी मोहर आदिवासी समाज ही लगाएगा। रायपुर से अद्वैत नाइक की खास रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ जनजाति पर जंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या हैं आज के गुहार पॉइंट्स। आदिवासी समाज को लेकर कांग्रेस की बैठक के क्या है मायने? क्या कांग्रेस ने अभी से शुरू कर दी मिशन 2028 की तैयारी? आदिवासियों के विकास को लेकर बीजेपी के दावों में कितना दम? कांग्रेस क्यों बता रही बीजेपी को आदिवासी विरोधी? तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को लेकर के कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जहां इस बैठक में आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों, उनकी समस्याओं और उनके अधिकारों को लेकर के मंथन किया गया। कांग्रेस का फोकस साफ है कि आदिवासी समाज की आवाज बनना है, उनके मुद्दों को मजबूती से उठाना है
और इसी के जरिए आदिवासी समाज के बीच अपनी खोई हुई सियासी जमीन भी वापस हासिल करनी है। लेकिन कांग्रेस की इन बैठकों के साथ ही अब सियासत भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह कहना है कि कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश कर ले, इस बार आदिवासी समाज उसके बहकावे में नहीं आने वाला। कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी सरकार आदिवासी समाज की परंपराओं और उनकी पीड़ा को समझने में नाकाम रही है। यानी एक तरफ बीजेपी अपने काम और नीतियों के दम पर आदिवासी समाज का भरोसा कायम करने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस आदिवासी मुद्दों को लेकर के सरकार पर ही सवाल खड़े कर रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं संतोष दास जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका ID24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अजय जी, आपका भी स्वागत है ID24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मयंक चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मयंक जी, आपका भी स्वागत है ID24 में। शुरुआत में संतोष जी आपसे करना चाहूंगा। संतोष जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नहीं भाई आदिवासी हमारे साथ हैं, कांग्रेस कह रही है कि नहीं नहीं आदिवासी हमारे साथ हैं। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं, जैसा हमने दीपक बैद जी की मैं बाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं नहीं आप तो आदिवासियों को आदिवासी मानते नहीं, आप उन्हें वनवासी कहते हैं। तो पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि आदिवासी और वनवासी में अंतर क्या है, कि भाई वनवासी अलग होते हैं क्या, आदिवासी अलग होते हैं क्या, है ना। और वो जो बात कह रहे हैं कि नहीं नहीं आदिवासी तो हमारे साथ हैं, और वो जल जंगल जमीन को लेकर के जो बात कह रहे हैं कि उनका शोषण किया जा रहा है या उनका दोहन किया जा रहा है, क्या कहेंगे संतोष जी? IND24 न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी मेरे साथी पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस तो हमेशा से आदिवासी विरोधी रही है और कांग्रेस ने हमेशा ही आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और हमेशा आदिवासी वर्ग का शोषण किया है। आपने देखा होगा पिछली जब भूपेश सरकार बनी और लगभग 68 सीटें 70 सीटें के आसपास इनको मिली, और उसमें से बहुत बड़ा योगदान आदिवासी वर्ग का रहा। खासकर सरगुजा अंचल की बात करूं मैं और बस्तर अंचल की बात करूं तो लगभग सरगुजा में तो 14 सीटें आदिवासी वर्ग से आती हैं और लगभग ये सारी सीटें कांग्रेस ने जीती और इसी कारण से उनकी सरकार बनी। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की सरकार यदि बनी तो उसमें उसके पीछे आदिवासी वर्ग का योगदान था। लेकिन जब सरकार बनी इनकी, तो सरकार बनते ही ना आदिवासी वर्ग के लिए कोई योजना, ना आदिवासी वर्ग की चिंता, ना आदिवासी वर्ग के लिए कोई जन कल्याणकारी कोई ऐसे कार्य, एक भी कार्य यदि कांग्रेस के लोग गिना दे तो मैं अपना माफी मांग लूंगा उनसे। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक भी काम नहीं करने के कारण ही उनकी जो सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। और सरकार बनते ही सबसे पहला काम हम लोगों ने जो किया, जो भाजपा ने किया, वो एक आदिवासी वर्ग से आने वाले सीधे सरल व्यक्ति विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बना दिया। और मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ आपने देखा होगा कि केंद्र में जिस आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार थी, उन्होंने एक अति पिछड़े वर्ग से आने वाली बहुत ही अत्यंत पिछड़ी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित करने का काम किया। हमने आदिवासी वर्ग को हमेशा से सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और यही केवल ऐसा नहीं केवल हमारी वर्तमान सरकारें कर रही हैं, हम उनके पहले की भी सरकारें, आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की गिनती कर लीजिए, वो उस सरकार में सबसे पहला काम आदिवासी मंत्रालय अलग करने का, अलग बनाने का काम, आदिवासी वर्ग के हितों का को ध्यान रखने वाला कोई मंत्रालय था तो वो आदिवासी मंत्रालय पहला बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। और यही नहीं, अभी वर्तमान सरकार ने PM जनमन योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ में तो लगभग 700 करोड़ की योजना है, जिसमें अति पिछड़े वर्ग से आने वाले हमारे आदिवासी समुदाय हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके विकास का काम किया जा रहा है, वहां पर सड़कें बनाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं उनको मुख्य धारा में लाने के साथ साथ आपने देखा होगा बस्तर में भी नियत नीलाधार जैसी योजना, जो छत्तीसगढ़ सरकार की अपनी योजना है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, सुरक्षा बलों की कैंप है उसके आसपास के क्षेत्रों को डेवलप किया जा रहा है। तो लगातार ऐसी योजनाओं के साथ हम आदिवासी वर्ग के हित का काम कर रहे हैं। बस्तर में बस्तर पंडुम, बस्तर ओलंपिक, सरगुजा में सरगुजा ओलंपिक और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं लागू करके आदिवासी वर्ग के हितों की रक्षा कर रहे हैं, उनके हितों के लिए काम कर रही हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि विष्णुदेव साय की सरकार और भाजपा की सरकार जितना काम भी आदिवासी वर्ग के लिए किया होगा, उसका एक छटाक भी अगर कांग्रेस गिना दे तो मैं अब डिबेट में माफी मांग लूंगा। ठीक है, गंगवानी जी एक छटाक गिनाइए जितना काम आपने किया है जी। भाजपा के प्रवक्ता मित्र को देखिए, मैं अब स्टेट बिंदु और बात करता हूँ। आखिरी में 9 काम गिनाऊंगा और
हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे आपके दर्शकों से। जी। महत्वपूर्ण बात है कि आज की जो कांग्रेस की बैठक है वो आदिवासी कांग्रेस कार्यकारिणी और आदिवासी की जो सलाहकार परिषद है उसकी बैठक रही। हमारे आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने संबोधित किया। इस पूरी मीटिंग के पीछे का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वोटों को साधने का नहीं है। हमारी सारी मीटिंग किस प्रकार से समावेशी विकास, हर वर्ग के विकास के लिए किस प्रकार काम किया जा सके, इसके लिए पूरी कार्य योजना बनाने की बात थी। इस पूरी बैठक में आदिवासी हितों, आदिवासी अधिकारों और उनके संवैधानिक जो है संरक्षण के लिए लगातार किस प्रकार से कार्य योजना बनाई जाए, क्या ब्लूप्रिंट होगी, क्या रोड मैप होगा। यहाँ मेरे मित्र बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हमने राष्ट्रपति बना दिया तो आदिवासी वर्ग का भला हो गया। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र से, क्या किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देने से चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी? क्या ये बेहतर नहीं कि आदिवासी हितों के लिए आप काम करें? आज जब अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं आदिवासी विष्णुदेव साय जी, जिनमें इतना नैतिक साहस नहीं है कि विश्व आदिवासी दिवस की बधाई दें, विश्व आदिवासी दिवस का सरकारी आयोजन करें, किसी भी कार्यक्रम में जाने का नैतिक साहस यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आरएसएस के दबाव में नहीं दे पाते। पिछले वर्ष भी दिव्यांशु जी बहुत सारे प्रोग्राम ऑलरेडी डिसाइडेड थे, अलग अलग जगह विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन थे, लेकिन किसी भी आयोजन में जाने का साहस नहीं दिखाया, सारे प्रोग्राम रद्द किए गए। वो मुख्यमंत्री जो विश्व आदिवासी दिवस के दिन जब प्रदेश अध्यक्ष थे, चलती बैठक में केंद्र सरकार के इशारे पर उनको प्रदेश अध्यक्ष के पास हटाया गया। ये तो आदिवासी वर्ग के समाज की बात कर रहे हैं, उनके सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो सारे आपके काम बताने की बात करें तो मैं 5 महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं। इनके समय 7 लघुपज खरीदते थे, हमने बढ़ा के 65 किया और पूरे देश में 600 गुना वनोपज की खरीदी बढ़ के छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पे था। आदिवासी को सीधा आर्थिक रूप से मजबूती मिली। पहली बात, तेंदुपत्ता समर्थन मूल्य को 2500 से बढ़ा के 4000 किया, जो आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे सर्वाधिक मूल्य है। 4,84,000 वनाधिकार पट्टे दिए, पूरे देश में सर्वाधिक नंबर 1 वनाधिकार पट्टे देने में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि हमने टाटा द्वारा अधिग्रहित जमीन 4200 एकड़ आदिवासियों को लौटाई और पेशा कानून छत्तीसगढ़ में लागू करके ग्राम सभा को मजबूत करके आदिवासी हितों को, उनके अधिकारों को मजबूत करने का काम किया। ये तो 5 काम बता दिया हूं। संतोष दादी मेरे को लगता है अपनी बारी माफी मांगने की बात कर रहे हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र है वो आदिवासी विरोधी है, क्योंकि आरक्षण संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़ की 32% जनसंख्या आदिवासी है। उनकी जनसंख्या के आधार पर जब आरक्षण पारित किया गया, सर्वसम्मति से भाजपा के नेताओं ने भी विधानसभा में समर्थन किया, लेकिन टारगेटेड रूप से केंद्र सरकार के इशारे पर 3 साल से अधिक हो चुका है आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में अटका हुआ है। तो ये दिखता है कि आदिवासी इनको संरक्षण नहीं चाहिए। माननीय मोहन भागवत जी, आरएसएस प्रमुख, बिहार के चुनाव में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा करके समाप्त करने का समाप्त आ गया है। इनके प्रवक्ता मनमोहन वैद्य का बयान आया था जो आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, 2006 के वनाधिकार अधिनियम में परिवर्तन करके आदिवासी की जल जंगल जमीन पर कब्जा करने की साजिश केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। क्या उसको रोकने की बात कर रहे हैं? नगरदा प्लांट जिसमें आदिवासी की भावनाएं जुड़ी है, आज वो दीपम की सूची में शामिल है, आज उसके निजीकरण की साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता मित्र से, जब हफ्ते में लाखों पेड़ काटे जाते हैं, जब आदिवासी विरोध करता है, आप पुलिस की बर्बरतापूर्वक मारपीट होती है, लाठीचार्ज करते हैं और आदिवासी हित की बात करते हैं चैनल पे, जब तंदा में 5000 वोट काटे गए, पेड़ काटे गए, कब आदिवासी की पिटाई की गई, माननीय भूपेश बघेल जी समर्थन में जाने का प्रयास करते हैं, उनको रोकने की बात करते हैं। ये सारे निर्णय बताते हैं कि आपका मूल चरित्र आदिवासी विरोधी है। न आप उसको कभी सम्मान देने के प्रयास करेंगे, न कभी विश्व आदिवासी दिवस बनाने के प्रयास करेंगे, आरक्षण का विरोध करेंगे, आदिवासी की जल जंगल जमीन पर कब्जा करने की साजिश करेंगे। दिव्यांशु जी, ठीक है। संतोष जी कुछ कहना चाहेंगे गंगवानी जी बात पर? प्रवक्ता जो गिनारे हैं, वो जौन वनाधिकार पट्टे की बात की, तेंदुपत्ता खरीदी की बात की, ये सारे विषय तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में पहले से ही योजना में चल रही है। हमारी जब से सरकार बनी 2003 में, तब से ये सारी चीजें चल रही है। इसमें नया क्या है? आपके सरकार ने कितने पट्टे दिए बताइए चैनल पे? आपके 15 साल में नमन सरकार ने कितने पट्टे दिए? दिव्यांशु जी पूछिए और आदिवासी को जर्सी का वादा किया। संतोष जी वो पूछ रहे हैं कितने पट्टे दिए अधिकार आदिवासियों को? आप आदिवासियों की हितैषी बनती है कांग्रेस, तो जरा एक चीज ये बताते हैं, अभी पिछले महीने जब विधानसभा में
छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम आया, तो आप वही रमन क्यों किया? ये में हजारों, ये तो हजारों आदिवासी, लाखों आदिवासियों के हित की बात थी, जिसमें जो पीड़ित वर्ग था आदिवासी वर्ग, उस समुदाय के हित की बात थी, आपने विरोध क्यों किया? और दिल्ली में जब डिलिस्टिंग की रैली हुई, महारैली हुई, जिसमें वहां पर उन्होंने आदिवासी वर्ग ने अपना दुखड़ा बताया केंद्र सरकार को और मांग की कि डिलिस्टिंग होनी चाहिए, आप उनके समर्थन में क्यों नहीं खड़े हुए? तो जब आदिवासी वर्ग के हितों की बात आती है तो आप विधानसभा में खड़े होकर विरोध करते हैं, आप वही दमन करते हैं, और यहाँ पर डिबेट में आकर के आदिवासी हित की बात करते हैं। ये कौन सा आदिवासी हित है? तो आदिवासी वर्ग अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा एक मिनट रखना चाहता है, गंगवानी जी, एक मिनट कारण उनकी परंपरा और संस्कृति खतरे में है, तो क्या उस खतरे को जो है आपको समझ में नहीं आ रहा? कांग्रेस को कम से कम इतनी चिंता तो करनी चाहिए कि आदिवासियों के साथ खड़े हो जाएं। तो मुझे लगता है इसीलिए आपको सबक मिला है, इसीलिए आपका सुपड़ा साफ हुआ जो पिछले चुनाव में ना 23 में, इसीलिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। संतोष जी, अभी जैसे आपने कहा कि आदिवासियों की परंपराएं खतरे में हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको कि आदिवासियों की परंपराएं, आदिवासी खतरे में हैं? दिवांशु जी, देखिए, एक लंबे समय से छत्तीसगढ़ में, खासकर बस्तर और सरगुजा अंचल में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, और गांव के गांव धर्मांतरित हो गए हैं। उन्होंने उनके अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं और अपनी संस्कृति उन्होंने छोड़ दी है। और यही नहीं, आपने संघर्ष भी देखा होगा, अभी कांकेर की घटना हुई, आमाबेड़ा की घटना हुई, किस तरीके से आपस में वर्ग संघर्ष की स्थिति बन गई। तो कहीं ना कहीं धर्मांतरण हमारे लिए कोड़ की तरह है, जिसको हमको खत्म किसी भी स्थिति में करना होगा। और हमारी भाजपा की सरकार इसीलिए धर्म स्वतंत्र अधिनियम लेकर के आई, और ताकि ऐसे आदिवासी वर्ग जो अपनी संतोष जी, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं। आपने जैसे कहा कि हाँ, धर्मांतरण, जी, आपने कहा ना कि वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर धर्मांतरण हो रहा है तो क्यों हो रहा है? कोई व्यक्ति अगर अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्या जरूरत पड़ रही है उसको धर्म परिवर्तन करने की? संतोष जी, देखिए, धर्म परिवर्तन एक ऐसा विषय है जो इस पूरे केवल आज का विषय नहीं है। ये 1947 से लेकर लगातार चला रहा है, जब से अंग्रेज भारत में आए। आपने देखा होगा कि भगवान बिरसा मुंडा, जो एक जनक माने जाते हैं और एक बहुत पूजे जाते हैं आदिवासी पर, जिनको पूछता है, वो उनका संघर्ष किसके खिलाफ था? उनका संघर्ष धर्मांतरण के खिलाफ था, उनका संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ था, और वही संघर्ष आज भी जारी है। आज भी ये वर्ग जो हमारा, खासकर जसपुर का इलाका, आप चले जाइए, आप झारखंड चले जाइए, आप सरगुजा आइए, आप देखिए यहाँ पर धर्मांतरण क्या स्थिति है। गांव के गांव बदल गए हैं, गांव के गांव की संस्कृति बदल गई है, और कहीं ना कहीं ये बहुत एक डेमोग्राफी चेंज की स्थिति है पूरे छत्तीसगढ़ में। और आपने देखा होगा, पिछले बार लगभग 100 करोड़ के आसपास ईडी ने पकड़ा है धर्मांतरण का पैसा। विदेशों से डेबिट हुए पैसे आए हैं यहाँ पर, बेंगलोर से एक विदेशी व्यक्ति पकड़ा गया है, तो इस ईडी को सबूत मिले हैं धर्मांतरण के। तो आप इसको हल्के में कैसे ले सकते हैं? और मुझे लगता है धर्मांतरण बहुत बड़ा विषय है, और इस विषय को बहुत गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। ठीक। गंगवानी जी, कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए, धर्मांतरण की बात करें संतोष जी, 3 महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं। आपकी शायद सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में बोला गया कि धर्म स्वातंत्र विधेयक तैयार है, हम 60 दिन में लागू करेंगे। 2.5 साल तक किस बात का इंतजार करते रहे? पहली बात, केंद्र की सुप्रीम कोर्ट को, केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि न केवल छत्तीसगढ़, धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून बना के पूरे देश में लागू करिए। 12 साल तक आपकी मोदी सरकार क्यों धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून नहीं बना रही है? दूसरी बात, तीसरी महत्वपूर्ण, डिलिस्टिंग का दावा कर रहे हैं, चैनल में बैठे हैं ना, यहाँ पे आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन करती है, आप डिलिस्टिंग के लिए कड़े कानून क्यों नहीं बना रहे? चैनल में बयानबाजी क्यों करते हैं? नेता आपकी लगातार राजनीतिक बयानबाजी क्यों करते हैं? आपको किसने रोक के रखा है? आज खुली चुनौती देता संतोष जी चैनल पे, आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप डिलिस्टिंग का कानून लाइए, कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन करेगी। ये राजनीति करने का प्रयास न करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध करती है कि भारतीय जनता पार्टी कभी धर्मांतरण के नाम पे, कभी डिलिस्टिंग के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को बांटने और काटने की राजनीति कर रही है, उनके भी फूट डालो राज करो की राजनीति करने का बात कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, झारखंड में और यहाँ लागू किया, आपको, आप यूसीसी की बात करते हैं, समान नागरिक संहिता, उसमें आप कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं करते हैं कि हम यूसीसी लागू करेंगे तो आदिवासियों को पेशा कानून के तहत जो सभाएं हैं उनको विशेषाधिकार का प्रावधान एडिटिव रहेगा कि नहीं, क्योंकि उनको जो आरक्षण मिलता है उनकी पूजा पद्धतियों के आधार पर, उनकी संस्कृति के आधार पर, उनकी परंपराओं के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर नहीं मिलता। संविधान पढ़ लीजिए, आर्टिकल 1920 में स्पष्ट उल्लेख है कि आदिवासियों को आरक्षण जो है उनके धर्म के आधार पर नहीं मिलता। लेकिन अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो डिलिस्टिंग के खिलाफ कड़े कानून क्यों नहीं बनाते? मैं पूछना चाहता हूं, आपकी रमन सरकार के दावे कर रहे हैं 15 साल में कितने पट्टे दिए, कोई आंकड़े नहीं आपके पास।
आपकी मोदी गारंटी में हर आदिवासी परिवार को जर्सी गाय देने की बात की थी। बताइए कितने आदिवासियों को आपने जर्सी गाय दी? हर आदिवासी परिवार में एक को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। कितने आदिवासियों को नौकरी थी? ये फर्जी आंकड़े, ये आदिवासी हितैषियों ने गंगवानी जी, पाखंड ढोंग न करें। जी जी गंगवानी जी, एक बात बताइए, जैसे आप ये कहते हैं कि आप ही आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी हैं, तो क्या कारण है कि जैसा कि बीजेपी अक्सर ये गाहे बगाही कहती है कि भाई आपका जो जनाधार है वो आदिवासी क्षेत्रों में कम होता जा रहा है, वो कहते हैं कि भाई आपका जनाधार तो घट रहा है आदिवासी क्षेत्रों में, क्या कहेंगे? देखिए देवांशु जी, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। अभी आने वाले समय चुनाव पे देखिएगा, आपको स्थिति वर्ड टू वर्ड दिखती है। और लगातार आदिवासी प्रतिनिधि मंडल 2 से 3 बार सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए राजभवन तक पहुंचा था। आज के 4 से 5 जगह पे, आज कांकेर की बात करूं, उसके बाद बीजापुर और नक्सल की जो 3 जगह पे, वहां पे जब इन्होंने फर्जी नक्सली मुठभेड़ की, आदिवासियों का प्रतिनिधि मंडल, जो महेश कुड़ियाम करके व्यक्ति था जिसको ये नक्सली बता के मार दिए थे, वो एक मध्याह्न रसोई था जिसको लगातार साया सगा उसके खाते में पैसे डाली थी। आज 8 लोगों की हत्या की गई, जिसके पास आधार कार्ड था, जिनके पास मनरेगा कार्ड था, और वो ऐसे लोगों की हत्या के बाद उनको नक्सली बताने की बात की गई। एक पूरा आदिवासी प्रतिनिधि मंडल आज यहाँ पे पहुंचा, और वहां पे पहुंचने के बाद सारे सबूतों के साथ उन्होंने पूरा स्पष्ट साया सगा के खिलाफ बात की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं तो पूछना चाहता हूँ, कब तक धर्मांतरण पे, कब तक डीलिस्टिंग पे, और कहां कहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप पेशा कानून क्यों नहीं लागू करते? और सचमुच अब आरक्षण अगर आदिवासी समर्थक है, मैं सीधा प्रश्न पूछता हूं, आरक्षण संशोधन विधेयक क्यों रोक के रखें? क्या आप नहीं चाहते जिसकी जितनी आबादी उसको उतना अधिकार मिले? यहाँ 32% अगर आदिवासी जनसंख्या है, तो क्या इस बात का संतोष दादी समर्थन नहीं करेंगे कि उनको 32% आरक्षण मिलना चाहिए? ठीक है, क्यों प्रतिक्रिया राजभवन ले तक लेते हैं। रखें? प्रतिक्रिया लेते हैं जी। संतोष दास जी, जवाब दीजिए गंगवानी जी की बात का। काफी प्रवक्ता डीलिस्टिंग पर बात कर रहे थे। मैं खुद डीलिस्टिंग पर जब भी डिबेट्स हुई है मैं बैठा हूं, और हमेशा कांग्रेस के प्रवक्ता ने हमेशा डीलिस्टिंग का विरोध किया है, समर्थन कभी नहीं किया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यूसीसी की जहां तक बात है, यूसीसी में स्पष्टता के साथ हमारी सरकार ने कहा है, और जब जब पहले दिन यह प्रस्ताव भी आया हुआ, अभी तो खैर कमेटी बनी है और कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी सरकार को, और जब कमेटी ने भी स्पष्ट किया कि यूसीसी में आदिवासी वर्ग को बाहर रखा जाएगा, आदिवासी वर्ग को इस यूसीसी के तहत नहीं लेंगे, तो ये स्पष्टता के साथ है। और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी पूरे पूरे देश में कहा कि जहां जहां पर भी आदिवासी वर्ग का वर्ग की जनसंख्या है, वहां पर यूसीसी आदिवासी वर्ग पर लागू नहीं होगा, ये इन्होंने स्पष्टता से कहा है। तो यूसीसी तो क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, और हमारे साथी प्रवक्ता इस पर भ्रम फैलाने का प्रयास न करें। और दूसरी बात, देखिए, आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का काम कांग्रेस ने हमेशा से किया है। आप जब पिछले चुनाव में आपको भरपूर वोट मिला जब आदिवासी वर्ग का, सरगुजा की तो 14 की 14 सीटें आपको मिल गई, और इस बार फिर वापस वो बीजेपी को कैसे चली आई भाई? क्यों आदिवासी वर्ग आपसे नाराज हो गया? आपको इस बात का चिंतन करना चाहिए कि आदिवासी वर्ग के लिए आपने किया क्या है। आपने कुछ भी नहीं किया कांग्रेस की सरकार ने। मैं तो कह रहा हूं ना अभी गंगवानी जी को कि एक ऐसी योजना बता दीजिए, एक व्यक्तिगत लाभ बता दीजिए जो आदिवासी वर्ग, एक ऐसा नेतृत्व बता दीजिए जो आपने आदिवासी वर्ग का दिया हो। माफी तो मांग लीजिए चैनल पे। आदिवासी दिवस की बात कह रहे थे। देखिए, आदिवासी दिवस तो विश्व आदिवासी दिवस केवल विश्व आदिवासी दिवस नहीं होता है। ये तो अमेरिका की जो मूल निवासी दिवस है उसको आप विश्व आदिवासी दिवस कहते हैं, जबकि हमारा अपना मूल जो आदिवासी दिवस है, आपके विष्णुदेव साय जी को क्या तकलीफ होती है बताइए मुझे? विश्व आदिवासी दिवस देने की बधाई में कोई तकलीफ है? आरएसएस का दबाव है? क्यों कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होते? स्पष्ट करिए चैनल पे। क्यों कोई सरकारी आयोजन नहीं होता? आप एकदम आदिवासी हितैषी का पाखंड करते हैं, और आदिवासी दिवस के लिए आपको बधाई देने में तकलीफ होती है, कार्यक्रम आयोजित करने में तकलीफ होती है, किसी भी कार्यक्रम में जाने से आप परहेज करते हैं। तो स्पष्ट करिए ना कि आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने से भला हो जाएगा कि आपको निर्णय लेने पड़ेंगे? का प्रयास मत करिए। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया गंगवानी जी कि केवल आदिवासी मुख्यमंत्री को बना देने से केवल आदिवासियों का भला हो जाएगा क्या? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया। संतोष जी, मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि केवल मुख्यमंत्री बना देने से आदिवासियों का भला हो जाएगा। 5 काम बता दीजिए, चलिए जी संतोष जी जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस के पास देखिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई सवाल नहीं है। आदिवासी मुख्यमंत्री अगर
बने हैं विष्णुदेव साय, तो ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं। उनको लगता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बन गए तो उसका कोई लाभ नहीं। अरे एक चेहरा आपने अवसर दिया क्या किसी आदिवासी वर्ग के लीडर को? आपने कभी साहस किया क्या किसी को राष्ट्रपति बनाने के लिए? और महामहिम मुर्मू जी जब राष्ट्रपति बनी तो इन्होंने तो उनके खिलाफ उम्मीदवार भी खड़े किए थे, इन्होंने उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारे। तो संतोष जी बात गोल मत घुमाइए, सीधा जवाब दीजिए। आदिवासी ने क्या क्या आपके 3 साल में आदिवासी के क्या काम किया बता दीजिए। मैं शांत हो जा रहा हूँ, आप बताइए। तो आप घोषणा करिए, आप घोषणा करिए कि छत्तीसगढ़ में आप अगली बार आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप घोषणा करिए यदि आप में हिम्मत है तो आप कर नहीं सकते, लेकिन आप आदिवासी हितों की बात करेंगे चैनल पे बैठ करके। अरे आप घोषणा करिए डंके की चोट पे, अगला जो मुख्यमंत्री होगा आदिवासी मुख्यमंत्री से होगा। मैं चैलेंज करता हूँ, आप नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। प्रश्नों से जवाब दीजिए, क्या किया आदिवासियों के लिए आपने, क्या किया बताइए, कौन से हित के लिए काम किए 3 साल में? कोई काम तो बता दीजिए। नहीं, मुख्यमंत्री बना दिया भाई, और क्या रहेंगे भाई? मुख्यमंत्री बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया, इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है बताइए? अच्छा, पहले डिबेट में भी पूरा गिना दिया, आप तो सुने नहीं लगता है ना। अलग से आदिवासी चलिए ठीक है, ठीक है गंगवानी जी, संतोष जी, 700 करोड़ से अलग-अलग आदिवासी वर्ग। जी ठीक है, समय की बाध्यता है। बस्तर को हमने तो नक्सल मुक्त बना दिया है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज मैं कोट करना चाह रहा हूँ, समय देंगे तो। जी जल्दी से कोट कीजिए, जल्दी से। पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आदिवासी पहचान मुख्य रूप से उसकी जन्म, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत से तय होती है, न कि पूजा पद्धति से। आर्टिकल 341 कहता है ठीक है कि दलितों को आरक्षण जो मिलता है वो धर्म के आधार पे, लेकिन आर्टिकल ठीक है संतोष जी, गंगवानी जी, ठीक है गंगवानी जी, समय की कमी हमारे पास। कांग्रेसियों का बस्तर पंडूम बस्तर। अरे ठीक है संतोष जी, हमने मान लिया कि आपने बहुत कुछ किया आदिवासियों के लिए और कांग्रेस ने अपने टाइम पे बहुत कुछ किया था। चलिए हमने मान लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की कमी के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।